हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। तो आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर। कभी भी आप उठा के देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां से क्या होता है कि ये एक ऐसा जंक्शन होता है वर्क पावर एंड एनर्जी का, जहां पे कई चैप्टर्स जो है वो आके कंबाइन हो जाते हैं और यहां से एक क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वो सारी बातें भी हम लोग देखेंगे और किस तरीके से ये चैप्टर आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है, कैसे ही ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, ये आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस लेक्चर में आपको पता होता जाएगा। ओके डियर, तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे इस पे, थ्योरीज पे, क्योंकि थ्योरी आपको पता ही होता है डियर कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपके क्लासरूम में भी उतनी बातें हो जाती हैं। ओके, तो बस इतना तो सारे लोगों को पता होगा यार कि वर्क जो होता है, वर्क कार्य, वर्क क्या होता है। तो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। आप दो तरीके के प्रोडक्ट के बारे में सुने होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट होता है यानी एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। बेसिकली W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S। ये बात आप जानते होंगे डियर कि W के ऊपर ये एरो नहीं लगी हुई है। इसका मतलब आपको यही से जान लेना चाहिए कि वर्क जो होता है डियर वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, चलो, तो W इज इक्वल टू F S cos थीटा, यानी कि जब हम दोनों के बीच से डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो आपको ये पता होगा डियर कि इन दोनों के बीच में आ जाता है cos थीटा। और अब जब ये cos थीटा आ जाता है तो हम लोग F मॉड लेते हैं और S मॉड लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका डियर? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। हम लोग इसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या मतलब हुआ भैया, हम थोड़ा सा बात समझ नहीं पाए। कल को आपको अगर ऐसे दिया जाए कि सपोज करिए कि F इज इक्वल टू हो गया, मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लेंगे, आप यहां पे F मॉड लेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है डियर, सबको पता होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अंडर रूट का 25 और ये आपका आ जाता है 5 न्यूटन ये आपका फोर्स हो जाएगा। ऐसे ही सपोज करिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर के फॉर्म में दिया गया हो, डिस्प्लेसमेंट भी आपको मान लीजिए वेक्टर के फॉर्म में दिया गया हो। मान लीजिए कि 1 या ये कर लीजिए 4i कैप प्लस 5j कैप, अगर इस फॉर्म में आपको यस भी दे दिया जाए तो आपको क्या होगा डियर, आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। और वो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 25 और 16 कितना होता है, 25 और 16 41। तो ये आपका 41 मीटर हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा। तो आपको बेसिक चीजें भी समझना होगा कि मतलब किस तरीके से हम लोग जो है इसको डील करने वाले हैं। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, 1 बाय 1 करके सारा डाउट आपको क्लियर होगा डियर। आइए, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हुआ डियर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप लिखे हो ना F डॉट ds या F है ना, मॉड F S cos थीटा। अब देखिए ध्यान से, आपका जो आपका फोर्स होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया गया जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? इसलिए कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हुई माय डियर तो वहां पे थीटा अपने आप 0 हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, यस cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है। तो इसलिए आपको ये जो है आराम से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SI यूनिट जो होती है डियर इसकी होती है जूल। क्या होती है, SI यूनिट आपकी ये हो जाएगी जूल, या यहां से भी आप कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर भी आप कह सकते हैं। या आप इसको और भी, अरे जैसे F बराबर ma और ma को क्या कहते हैं, ma। अब जैसे यहां से आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि इसे न्यूटन जो होता है F बराबर ma और ये जो हो जाएगा आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं से ma और डिस्प्लेसमेंट को भी आप जो है
ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यम का जो होता है किलोग्राम होता है, क्या होता है किलोग्राम मास का। एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है आपका लेंथ यानी कि मीटर। तो ये कहीं ना कहीं से क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं भी अगर इस फॉर्म में यही। अच्छा, यहां से आपको एक फायदा और मिल जाएगा कि आप यहां से डायमेंशनल फार्मूला भी देख सकते हैं, क्या हो जाएगा m उसके बाद l का स्क्वायर और t का -2। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला भी यहां से निकल जाएगा। ये बात नीचे आ रही है कि नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा जरा। तो एक बार हम भी देख लेते हैं कैमरे में कि ये चीज कैमरे में आ रही है कि नहीं, देख लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये पार्ट कट रहा है डियर, इसको आप ऊपर देख लीजिए कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसको यहां पे देख लीजिए, देखिए यहां पे ध्यान से कि केजी है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं m। अरे भाई डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता ही होता है l स्क्वायर और t का -2। ओके, हाँ, सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है डियर, सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी वो होती है डाइन। क्या बोलते हैं dy या नहीं, डाइन कहते हैं। ओके, तो इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है डाइन या सेंटीमीटर। अब जैसे सीजीएस का मतलब क्या होता है, ये जो एसआई यूनिट होती है ये इसमें जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है और वो सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ होती है सीजीएस में वो सेंटीमीटर में होती है। तो न्यूटन सेंटीमीटर कह सकते हैं, या अब वहीं पे आप अर्ग और या डाइन बोल सकते हैं। एक चीज अच्छा यहाँ पे देख लीजिए कि एक जूल में कितने अर्ग होता है, तो एक जूल इज इक्वल टू डियर होता है 10⁻⁷ अर्ग। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से दिस वॉज द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ स्टैंडर्ड बातें करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, हम लोगों ने ये देखा कि जो होता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। ओके, अब बात ये आती है कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और आप कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आप कवर करेंगे, ठीक है, यानी कि आप जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी आपकी क्या होगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और उन दोनों के बीच में यानी जो फोर्स लगाया जा रहा है और जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बनेगा डियर। ओके, तो यहां से आपका जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो Fs cos थीटा कंप्लीट होता है। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा को ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ स्पेशल केसेस बन जाती हैं डियर, कुछ स्पेशल केसेस बन जाती हैं, कुछ स्पेशल केसेस। जैसे केस नंबर वन ये है डियर कि जब आपका थीटा जो हो 0 डिग्री हो। थीटा अगर 0 डिग्री होता है माय डियर, तो ध्यान से देखिएगा W इज इक्वल टू क्या, Fs cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू cos यहां पे क्या रख दीजिएगा, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री जैसे ही आप रखते हैं ये क्या हो जाता है, Fs आ जाता है पूरा का पूरा। अब आप हमें ये बताइए कि cos थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आप किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री बन रहा है, और इसको आप ये कह सकते हैं माय डियर कि दिस इज द मैक्सिमम वर्क। क्या कह सकते हैं आप, मैक्सिमम वर्क डन कह सकते हैं। क्यों मैक्सिमम वर्क डन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है डियर वो मैक्सिमम है। चलिए अच्छा ये बताइए क्या सेकेंड केस क्या बन सकता है, अगर आप थीटा की वैल्यू क्या करें, 90 डिग्री कर दें। थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो आपका W बराबर 0 आ जाएगा। W बराबर 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि F cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है डियर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। क्या मतलब हुआ इसका भैया, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए अब आपको हम वो बात बता देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक है, और आप इस ब्लॉक को इधर मूव कराना चाहते हैं, और मान लीजिए आपने यस डिस्टेंस मूव करा दिया, और इस पे mg नीचे को लग रहा है, इस पर mg जो है वो नीचे को लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स,
वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका क्या होगा अगर ये बॉडी ए से बी तक अगर आप ले जाना चाहते हैं माय डियर, तो बताइएगा जरा कि इस पे वर्क डन क्या होगा। तो आपका आंसर आ रहा होगा 0। कैसे 0? क्योंकि इस पे फोर्स जो लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है माय डियर वो डाउनवर्ड लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज करिए कि आपकी बॉडी यहां पे पहुंच जाती है, अगर आपकी बॉडी यहां पे पहुंच जाती है माय डियर, तो इस आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो दैट इज 90 डिग्री है। दैट इज क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पे आपका जो वर्क डन होगा माय डियर, वो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा, वो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली केस नंबर 3 क्या होता है डियर? केस नंबर 3 ये होता है कि हम थीटा की वैल्यू जो है वो 180 ले लें। थीटा की वैल्यू हम लोग 180 ले लें। अब आप हमें ये बताइए कि 180 के केस में क्या होगा। ईच एंड एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180। सब लोग जानते हैं कि -1 होता है। इसका मतलब क्या भैया वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आपका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो। जैसे इसका भी एग्जांपल है डियर, सपोज करिए कि आपका ये ब्लॉक है F, आपका ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है आपका, इसका मास m है और इस पे नीचे क्या लग रहा है? इस पे नीचे mg लग रहा है। और सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है h मीटर हाइट तक हम ले गए। h मीटर, मान लीजिए कि इस पे mg लग रहा है और ये h मीटर हाइट तक गया, तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कितना काम हुआ? ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कितना काम हुआ? तो आप ये कहिएगा कि h डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर किया है, नीचे फोर्स लग रहा है और ऊपर डिस्प्ले, तो इसके बीच का ये जो एंगल है डियर वो कितना है? दैट इज 180। नाउ यू कैन से दैट w इज इक्वल टू fd cos थीटा, fd cos थीटा। अब fd cos थीटा का मतलब क्या हो गया? फोर्स तो आपका mg लग रहा है और d आपका h है, यानी ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया वो कितना है? h है। और cos थीटा की वैल्यू cos 180 आ गया ना -mgh, तो यही -mgh ये शो करता है डियर, ये शो करता है कि आपका वर्क डन जो होता है वो निगेटिव हो सकता है। व्हाट विल बी दैट पर्टिकुलर केस? व्हेन द एंगल थीटा विल बी 180। और एंगल थीटा है क्या? ये है अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ओके, तो मेरे ख्याल से ये तीनों स्पेशल केसेस whenever the theta is equal to 0 degree, and next theta is equal to 90 degree, and another one when the theta is equal to how much dear? Theta is equal to 180 degree. Now I think कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लेना स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और अब हम लोग 1 बाय 1 करके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और बेसिक्स क्वेश्चन से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, और आप ये बात मान के चलिए कि जितने भी क्वेश्चन आपके यहां होंगे सब या तो PYQ होंगे और या तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से लिए गए क्वेश्चन होंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपका नीट 2013 का क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़िए। इट्स टू सिंपल क्वेश्चन डियर, बस केवल आप ध्यान से उसको पढ़िए और उसको बाद समझिए और फिर उसके बाद आप इसको फिगर के फॉर्म में करके आपका नोट कर लीजिए। आपका आंसर आपके कदमों में। देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक 5 किलोग्राम की बॉडी है जिसको ओरिजिन पे प्लेस किया गया है एंड कैन मूव ऑन द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस पर मूव कर सकती है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ डियर इसका मतलब हुआ कि सपोज करिए कि ये आपका बॉडी है और ये है 5 किलोग्राम का, और सपोज करिए कि ये क्या है, ये मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। अब ये क्या कह रहा है कि ये बॉडी जो है इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है माय डियर। लेकिन देखिए कैन मूव ऑन एक्स एक्सिस, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। क्या मतलब हुआ डियर, इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है
10 न्यूटन का, वो कुछ ऐसे लगाया जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए आप तुरंत कर सकते हो ये क्वेश्चन, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं डियर हमारे बीच जिनको ये तो पता चल जाता है कि इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आ रहा होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में फिगर के फॉर्म में करके वास्तव में इस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे बनाई जाती है, ये चीज कभी ना कभी ना ये इसकी लैगिंग रह जाती है डियर। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उसके बाद जब हमें फ्लुएंसी आ जाएगी तो फटाफट करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसेस अलोंग द एक्स एक्सिस बाय 4 मीटर, यानी ये ब्लॉक क्या है, यहां से होकर यहां पर आ जाता है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है डियर, 4 मीटर है। तो अब बता रहा है कि वर्क डन बताओ। तो सारे लोगों को ये डियर पता होता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। एफ कितना है डियर, 10 न्यूटन है, डी कितना है, 4 मीटर है, और कॉस थीटा की जगह पे डियर हम लोग आज क्या ले रहे हैं, कॉस 60, और कॉस 60 आप पूरा लिख दीजिए, कॉस 60। अब इसको सॉल्व करिए डियर, 10 गुणे 4 गुणे cos 60 की वैल्यू 1/2 आती है। अब 2 से जब आप काटिएगा 5 आएगा, 5 चौके आपका आएगा 20 जूल एनर्जी आपकी क्या होगी, वर्क के फॉर्म में डिसिपेट होगी डियर। कब, जब ये सिचुएशन बनेगी कि एक ब्लॉक जो कि 5 किलोग्राम का है उसको एक 10 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है, और वो फोर्स जो लगाया जा रहा है वो एक्स एक्सिस से क्या बनाया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल कहते हैं ना कि इमेज बननी चाहिए। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन की इमेज बनने लगे डियर, तब आप ये समझ लीजिए कि आप फिजिक्स बहुत अच्छे फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज फिर तो बहुत लोग ऐसे किए होंगे ना कि देखे होंगे कि ये भी एक न्यूमेरिकल काउंट है और ये भी एक न्यूमेरिकल काउंट है, यहां पे देखे होंगे ये भी एक न्यूमेरिकल काउंट है। देखा होगा कि 10 है, 60 है, 4 है, तो क्या किया होगा, 10 गुणे 4 गुणे cos 60 कर दिया होगा। वही तो किया गया है, 10 गुणे 4 गुणे cos 60। लेकिन वास्तव में आप कर क्यों रहे हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए डियर। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और फिर से वही काम करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, भले ही हमको डायरेक्ट आंसर आ रहा हो। ओके, तो बिल्कुल अभी स्टार्ट है डियर। अभी आपको क्या करना है ना, एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलना है। चलिए आइए, कम ऑन। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे वो कितना चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे वो 10 मीटर की दूरी चल, है ना। जैसे जैसे पढ़ते जाइए उसको बिल्कुल आप फिगर के फॉर्म में करते जाइए। फिगर ये होता है कि स्मार्ट स्टूडेंट जो कि मतलब स्टार्ट में तो आपको लगता है यार ये बोरिंग सा काम क्यों कर रहे हैं, हमें तो ऐसे ही पता है, लेकिन नहीं, कल को जब बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप फंसने का चांस होगा, तो अगर आप इस अप्रोच से चल रहे होंगे डियर, तो कतई एक भी क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल फंसेगा नहीं। चलिए आइए, स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि कोई बॉडी होगी और उस पर 5 न्यूटन का, है ना, 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 20 जूल। अब आज आपको क्या दे रहा है, आज आपको 25 जूल दे रहा। द एंगल, अब मान लीजिए कि ये किसी ना किसी एंगल पे ये फोर्स लग रहा था, ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर है डियर, और यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का है। ये क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये 1997 आईपीएमटी का क्वेश्चन है माय डियर। यानी कि अब देखिए होगा कैसे, W25 दिया गया, तो W बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है माय डियर। अब देखिए एफ आपको पता है कितना है, एफ आपको पता है कितना है, 5 न्यूटन। डी आपको पता है माय डियर कितना है, 10 है, और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो कोई बात नहीं ना यार, कोई बात नहीं। चलो इक्वल टू 25 कर दो, चलो 5 1 के 5 और 5 पंचे 25, हो गया कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 5/10, बोले तो 1/2। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, यस डियर 60 डिग्री आती है। कितना आती है, 60 डिग्री। तो देखिए ना यहाँ पे, देखिए
ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। तो जब भी कभी हम लोग बेसिक से चलेंगे माय डियर, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहां पे आंसर आपका आया था डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आए होंगे। अच्छा ठीक है, इसी समय हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा ये पूछ रहा है कि वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। बहुत ध्यान से देखकर आप हमें बताइएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि प्लेन पे रखी हुई है, एक बॉडी है जो कि यम मास की है, इसका मास यम है और ये बिल्कुल क्या है डियर, ये बिल्कुल ग्राउंड पे रखी गई है। अब क्या किया जा रहा है कि इस बॉडी को h मीटर हाइट तक ऊपर ले जाया जाता है F फोर्स लगा करके h मीटर हाइट तक ले जाया जाता है। अब आपसे ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ work done in the direction of applied force। दूसरा है ओके, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और दूसरा पूछ रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको यह बताना है, पहला ऑप्शन भी दे रहा है प्लस माइनस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस प्लस। आपको यही बताना है, यानी कि वर्क डन, ये दो क्वेश्चन है एक्चुअली, तो किसका प्लस आएगा और किसका माइनस, ये चीज आपको बताना है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि ये एक मास है, m मास है, और अब इसको क्या किया जाता है, इस पे F फोर्स लगा करके h हाइट तक ले जाया जाता है, अब आपको ये बताना है कि वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, और वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। ये बात आपको बतानी है माय डियर, ये बात आपको बतानी है। चलिए बताइए, तो कोशिश करिए, ट्राई योर बेस्ट। मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑफ यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन ओके। अब देखिए, बात ये है, वही अभी जो हमने बताया नहीं था कि जब आप ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है। अब जैसे देखिए, अब आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रहा है, यानी थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होने पर प्लस आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे भाई 0 डिग्री मतलब पॉजिटिव ओके। अब जब इसको आप ऊपर खींच रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 180 होगा। अगर एंगल 180 होगा डियर, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या कर जाएगी, माइनस कर जाएगी, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने कहा कि चलते चलते आपसे डिस्कस कर लिया जाए ओके। तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से ये 1, 2 और ये छोटा सा 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा। चलिए करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं कुछ जबरदस्त और क्वेश्चन। हाँ तो डियर, अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। हाँ तो डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को भी बहुत ही प्यार से आप देखिए। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम मास स्लाइडिंग ओवर अ रफ सरफेस। एक रफ सरफेस पे 5 न्यूटन का फोर्स क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स अगर लगाया जाता है तो ये जो बॉडी है उस पे रखी, उस पे 2 मीटर पर सेकेंड का 2 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी होती है डियर वो मेंटेन रहती है। अब आगे देखिए, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 1 मिनट। तो भाई सीधी सी बात है, आपको फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, और आपसे ये कह रहा है कि हाँ, और एक चीज यहां पे देखिए ब्लॉक ऑफ 10 kg मास,
इसका जो मास है डियर, इसका जो मास है वो कितना है, वो 10 kg है। मेरे ख्याल से ये तो आपको, मेरे ख्याल से बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, बाकी कोई बात नहीं है। अब देखिए 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए कि अगर 1 मिनट तक, अगर 1 मिनट तक किसी बॉडी को, अगर 1 मिनट तक किसी बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देना हो तो माय डियर ये बताइए हमें, ये आप हमें बताइए कि उसका वेग क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप हमें बताइए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 या उसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस आप बताइए क्या हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू होगा v इंटू टी। तो वेलोसिटी कितनी है 2, ये हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 मीटर। अच्छा ये बताइए कि W बराबर क्या होता है, अब उसी डायरेक्शन में जाना भी है, तो W बराबर होगा FD cos थीटा कह लीजिए चाहे, और cos थीटा तो यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री 1 होगा। तो F कितना है आपका, F कितना है देखिए, तो F है आपका 5 न्यूटन और 120 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 यानी 600 जूल आपका आना चाहिए डियर। ये होगा डी फॉर डेली। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बिल्कुल। अभी तक देखिए कुछ नहीं करना था, बस केवल आपको ये निकाल लेना था कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वहां पे। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा बहुत ही आराम से, फिर आप क्या करिएगा, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 से जैसे ही आप डियर मल्टीप्लाई करेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका अपना बन गया होगा। अब आइए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए डियर क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन 10 kg ब्लॉक इज डिस्प्लेसेस 5 मीटर। अब देखिए एक ब्लॉक है आपके पास, एक ब्लॉक है आपके पास, और इस ब्लॉक को मान लीजिए कि इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। कितने का, 50 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। 50 न्यूटन का इस पे एक्सटर्नल फोर्स, इसका शायद आपको वो देना चाहिए यार, इसका फिगर देना चाहिए, इसका आपको फिगर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसका फिगर आपको दिया गया है डियर, हम आपको इसका फिगर दे देते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार है कि इस पर 50 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, और यहाँ पे इस म्यू की जो वैल्यू है वो 0.1 है। म्यू की जो वैल्यू है डियर वो 0.1 है, और ये 10 kg का ब्लॉक है। अब आपको ये बताना है द ब्लॉक डिस्प्लेसेस 5 मीटर, और ऐसा करने से ये ब्लॉक जो है ये 5 मीटर तक डिस्प्लेस होता है, 5 मीटर तक डिस्प्लेस होता है। तो आपको क्या बताना है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बताना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बताना। तो बताइए कैसे करेंगे, भाई सीधी सी बात है कि 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर। तो अब इस पे वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 50 इंटू 5। तो 50 इंटू 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25 यानी कि 250 जूल। ये वर्क डन बाई क्या है 50 न्यूटन यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इतना जूल। अब ये बताइए ये है कौन है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एस इज इक्वल टू होता है आपका म्यू एन। तो ये बताइए म्यू की वैल्यू तो है 0.1 और एन की वैल्यू mg। अरे भाई नीचे mg लग रहा होता है, ऊपर क्या लग रहा होता है नॉर्मल, तो यहाँ पे इत्तेफाक से नॉर्मल mg के बराबर होता है। तो m का मतलब हो गया 10 और g का मतलब हो गया 10, यानी कि कहीं ना कहीं से fs की वैल्यू कितनी आ गई, देखिएगा ध्यान से 10 न्यूटन आ गई। अब अगर ये 10 न्यूटन आ गई तो आप ये बताइए w बराबर क्या होगा, w बराबर होगा fs इंटू डी कितना होगा 10 गुणे 5 बराबर 50। लेकिन एक बात याद रखना डियर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा लगाइए, एफ डी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे -1 बराबर -50 जूल आएगा, -50 जूल, यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 250 जूल और -50 जूल, 250 जूल और -50 जूल। बी फॉर बॉम्बे
बी इज द करेक्ट आंसर डियर। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की नीड नहीं थी, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते डियर, तो आप ये पाते कि भाई फोर्स उधर को लग रहा है, फोर्स अगर उधर को लग रहा है तो F तो W बराबर क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो 50, तो ये 50 है और कितना 5 मीटर, तो 50 और 5 मीटर कितना हो जाएगा 250, यानी 250, तो 250 जूल हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। अब बात आई फ्रिक्शन की, तो यहाँ पे आपको फिर से देखिए, देख रहे हैं ना, एनएलएम आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, एनएलएम आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, तो एफएस इज इक्वल टू क्या हुआ, एफएस इज इक्वल टू म्यू एन हुआ। तो म्यू एन की वैल्यू जब आपने निकाला तो 10 न्यूटन, लेकिन याद रखिएगा कि वो इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है डियर वो बन रहा है 180, इसलिए आपका जो यहां पे वर्क डन आएगा वो माइनस में आएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन भी आपको जबरदस्त समझ में आएंगे। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके चलो, हाँ तो डियर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप इनको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद आप इनका आंसर देने की कोशिश करिए। ओके डियर, तो अब ये जो क्वेश्चन अब से लिए जाएंगे, अगले जो 4, 5, 6 क्वेश्चन होंगे वो अपने होंगे बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे डियर वो आपके वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टाइप के रहेंगे, यानी कि आपको फोर्स भी वेक्टर के फॉर्म में दिया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिया जाएगा डियर वो भी जो है वो वेक्टर के फॉर्म में दिया जाएगा। ओके, जैसे पहला ही क्वेश्चन आप पढ़िए, अ फोर्स F इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल which displaces it from its origin to a point R is equal to 2I cap minus 1J cap meter. The work done on the particle. ओके, तो सीधी सी बात यह है कि यहां पे आपको डियर वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और खास करके वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में भी किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट किए जाते हैं। तो आपको ये बात जानना जरूरी है डियर कि जैसे मान लीजिए ये है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर इसको हम फिर से इसका डॉट करें किसके साथ में, किसी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ, तो इतना तो आपको डियर पता होता है कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई को आई के साथ में करते हैं, जे को जे के साथ में करते हैं और के को के के साथ में करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कभी भी हम लोग आई जे और के की बात करते हैं डियर, तो सपोज करिए कि आई वेक्टर होता है, ये जे वेक्टर होता है और ये आपका के वेक्टर होता है, और सारे के सारे वेक्टर आपस में क्या होते हैं, वो सारे के सारे वेक्टर आपस में बिल्कुल ऐसे ही परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, बिल्कुल ऐसे ही परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। अब देखिए इसके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, इसके भी बीच में, तो कुल मिला के ये तीनों एंगल जो होते हैं डियर वो आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अब ये जरा सोचिए कि आई को जब आई से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई कराया जाएगा, कोई दूसरा वेक्टर आ जाए तो इसके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। इसीलिए क्या होता है डियर कि जब हम लोग आई का जे के साथ में या आई का के के साथ में मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, वो 0 आता है, क्योंकि उनके बीच में cos 90 डिग्री आ जाता है। तो अब देखिए सीधी सी बात है कि हमारे पास F इज इक्वल टू कितना है, हमारे पास F इज इक्वल टू है 5I कैप प्लस 3J कैप, और हमारे पास S जो है वेक्टर S यानी कि R कहिए चाहे S कहिए, दोनों बात एक ही है, तो 2I कैप माइनस J कैप है। अरे चाहे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करना है, F डॉट वेक्टर D करना है। अब दोनों का करिएगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 7 जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी, यानी कि वर्क डन आपका कितना आ जाएगा डियर, प्लस का 7 जूल। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वो बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जो बच्चे
पहली बार इस टाइप की चीज देख रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या होना चाहिए डियर, आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट। अब यहां पे मान लीजिए पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और इसका जो आपको दिया गया है, इसका जो आपको वेक्टर दिया गया है वो कितना दिया गया है, -2i + 5j कैप। तो ये आपका है पहला पोजीशन डियर, दिस इज द पोजीशन ए वेक्टर या पोजीशन ए कह लीजिए। ये कहां से कहां तक जाता है, ये बी तक जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट बी है या वेक्टर बी कह लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस, नहीं सॉरी 4i कैप नहीं है यहाँ पे, ये पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके 4j कैप प्लस, और इस पे जो फोर्स लग रहा है डियर, ये जो फोर्स आपका लग रहा है वो फोर्स कितना है, ये फोर्स है 4i कैप प्लस 3j कैप। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे अप्लाइड वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा वेक्टर f डॉट वेक्टर d। अब जब आप वेक्टर f डॉट वेक्टर d, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे वेक्टर d है, ये पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो आपको d निकालना पड़ेगा। आपको d कैसे निकालेगा, फाइनल यानी कि b वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब वेक्टर b में से वेक्टर a हटाइए तो ये j है, ये i है, ध्यान दीजिएगा ये j है और ये i है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप, और उसके बाद माइनस का, अरे भाई दिस माइनस दिस, ठीक है, अरे भाई आप यहाँ पे लिख लीजिए नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। देखिए 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस का क्या 2i कैप, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा 5 का j कैप। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे i कैप है तो ये पूरा का पूरा 2i कैप हो जाएगा, फिर यहाँ पे j है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का j कैप हो जाएगा और प्लस का 3k कैप। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका वेक्टर d डियर। अब आपको क्या करना है, f डॉट d निकालना है, तो f डॉट d कैसे निकालिएगा, f आपका कितना है, f आपका कितना है, देखिए तो f आपका है 4i कैप प्लस 3j कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए ध्यान से, i का i के साथ तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, j का तो है ही नहीं, तो j जब है ही नहीं, j है तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा k है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 जूल। कितना आ जाएगा डियर, आपका 5 जूल आंसर आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली। और ये देख रहे हैं ये नीट 2016 का क्वेश्चन है डियर, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं डियर, बस केवल अगर आपको वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो कि वेक्टर को कैसे डील करते हैं, वेक्टर को कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन जाएंगे। जैसा कि ये दोनों क्वेश्चन आपने बनाया, आपको गुड फील आ रहा होगा। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और भी लेते हैं, जिससे कि वेक्टर जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है और उसके द्वारा जो वर्क हम लोग निकाल रहे हैं वो आपका बहुत ही खतरनाक हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ओके चलो, हाँ तो डियर ये दोनों क्वेश्चन भी आप बहुत ध्यान से देखिए, और ये दोनों क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही गुड क्वेश्चन है। बिल्कुल वही डेटाबेस है जैसा कि पहले हम लोगों को दिया गया था, बिल्कुल वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और वेक्टर में अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो कैसे हम वर्क डन निकालते हैं, यही चीज आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या कह रहा है कि अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन वाई डायरेक्शन, एक बॉडी है जो कि वाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, यानी बाध्य है। ये वाई डायरेक्शन मान लीजिए और आप इसको I या इसको X मान लीजिए, ठीक है, वाई डायरेक्शन। टू अ फोर्स गिवन बाई F इज इक्वल टू, आपको F दिया गया है डियर, आपको F दिया गया है और F है आपका -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6 का k कैप, ये आपको दिया गया है। द वर्क डन बाई दिस फोर्स इज मूविंग द बॉडी थ्रू
द डिस्टेंस ऑफ 10 जे मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो देखिए बहुत ही ध्यान से सोचिएगा कि यहां पे जो आपको डिस्टेंस दिया गया है डियर, वो केवल और केवल क्या दिया गया है, 10 जे कैप दिया गया है। इसका मतलब यहां पे आई का जो कंपोनेंट है वो 0 है, और साथ में के का जो कंपोनेंट है डियर वो भी क्या है, 10 का जो कंपोनेंट है वो भी 0 है। ये बात ध्यान देने वाली थी। और फोर्स आप देख ही रहे हो कि आई में भी है और जे में और के में, तीनों डायरेक्शंस में है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। अब बात ये होती है कि x का x से मल्टीप्लाई होता है, y का y से, और z का z से होता है, i का i से, j का j से, और k का k से। तो जब i का i से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब j का j से करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर, देखिएगा 10j और इंटू 15j क्या हो गया, 150 जूल आएगा डियर, क्योंकि k का k से होगा तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, केवल y डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा था, इसलिए केवल y वाले कंपोनेंट से ही हम लोग मतलब रखेंगे, बाकी किसी भी कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं रखना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा डियर, हमारा आंसर आएगा 150 जूल, हमारा आंसर आएगा 150 जूल। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी से हमने डायरेक्ट ले लिए हैं, उस पे डेटा आपको दिया गया था कि फोर्स कितना है, 4i प्लस जे दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है डियर वो 3i कैप प्लस 2j कैप से 14i कैप प्लस 13j कैप तक हो रहा है। तो देखिए जब भी कभी इस तरीके की बात दी जाए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया जाए किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, तो हमें क्या निकालना होता है, हमें उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डियर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए फाइनल में से इनिशियल घटाइए, तो 14i में से जब आप 3i घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11i आ जाएगा, प्लस 13j में से 2j घटाइएगा तो फिर से कितना आ जाएगा, 11j आ जाएगा डियर। यहाँ पे i रखिए, यहाँ पे i, यहाँ पे j। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कितना आ गया, 14i प्लस 11i प्लस 11j। अच्छा फोर्स आपका कितना दिया गया है, फोर्स आपको देखो यहां दिया गया है, सीधे हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। तो चलिए 4 11 चौके 44, 11 चौके 44 यानी 44 प्लस 11 एके 11। इसका मतलब ये हो गया डियर कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 55 जूल, 55 जूल आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधे F को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से याद रखिएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ये कहा जाए कि इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद रखिएगा वेक्टर डी बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। तो लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा डियर, आपको पूरा का पूरा आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिले तुरंत आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका वर्क डन बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ऐसे ही देखिए अब की बार ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया गया है और फोर्स आपको दे दिया गया, तो आप ये बताइए कि W बराबर क्या होगा, W बराबर F वेक्टर डी होगा। तो सीधे गुणा ना कर दीजिए, 5 यहां से गुणा करिए, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इसको किसके साथ में, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए 5 तियां कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 चौके 16, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 15। तो ये 15 ये प्लस 15 माइनस 15 कट गया, आ गया आपका 16 जूल। कितना आ गया डियर, 16 जूल आपका आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से डियर ये पूरी की पूरी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी।
तो बस इसमें बहुत ज़्यादा बातें यहाँ से नहीं होती हैं, यहाँ तक ही अगर आप इतनी बात कर लिए हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं डियर, तो एक चीज़ और होती है, वो होता है आपका इसी वर्क डन को कुछ दूसरे तरीकों से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी इधर आप ध्यान दीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि W इजिकल टू क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, एफ डी कॉस थीटा कह लीजिए, एफ डी कॉस थीटा कह लीजिए। तो अगर ये बताइए डियर, ये बताइए कि अगर फोर्स जो है, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है तो W बराबर एफ डॉट डी हो जाता है या एफ डी हो जाता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्क की जो छोटा वर्क होगा, यानी डिफरेंशियल वर्क की अगर हम बात करें dw की, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डॉट डी, एफ डॉट क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स होगा, एफ डॉट क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स होगा। यानी कल को अगर हमें इसी छोटे से वर्क को अगर हम कल को इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे एफ डॉट डी एक्स कर देंगे डियर, जहाँ पे x इज इक्वल टू, जहाँ पे लिमिट जो होगी x1 से x2 होगी, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये सीखने की जरूरत है कि सपोज करिए कि कल को अगर F इधर न्यूटन में दिया गया है और इधर डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया गया है, तो जो इसका एरिया निकल के आएगा डियर, इसका जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया क्या होगा, वो एरिया वर्क डन हमें दे रहा होगा। यानी कि यहाँ से एक चीज आपको याद रखने वाली है कि एरिया अंडर एफ डी कर्व या एफ एक्स कर्व क्या देता है, एफ एक्स कर्व क्या देता है, वर्क डन देता है। क्या देता है, वर्क डन देता है। एक बात यहाँ से, दूसरी बात ये चीज यहाँ से आप देख लीजिए कि जो फोर्स आपको दिया जाएगा वो फोर्स हमेशा आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वो वैल्यू आपको वेरिएबल फॉर्म में दिया जाएगा। हर पल आपका फोर्स बदल रहा होगा। यानी कि अब आपको जो फोर्स दिया जाएगा डियर, दैट फोर्स विल बी द फंक्शन ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सपोज करिए कि आपसे वो ये कहता है कि एक बॉडी है जिस पर जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स की वैल्यू जो है, उस पर जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दी गई है। अगर उस बॉडी को हम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर तक, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर तक डिस्प्लेस कराएं तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो वर्क डन, ये जो फोर्स दिया गया है, दिस फोर्स इज इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू विल इंटीग्रेट एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 0 टू 2। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डियर, तब आपको असली वर्क डन जाके मिलेगा। जरा देखिए कितना आएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx, तो सारा बच्चा जानता है भाई कि अगर हम 0 से लेकर इसको 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x क्यूब अपान 3 प्लस
प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी डियर, 0 से 2 तक लगेगी। चलिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 बटे 3 प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 तियाँ 12 बटे 2 प्लस यहाँ पे 10 बटा 1, इतना आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 2 का लासा लीजिएगा, आ जाएगा 6, तो 3 दूना 16 दूना 32 प्लस 2 तियाँ 12 तियाँ 36 प्लस 1 6 दहम्मा 60, कुल मिला के आपका आंसर डियर आ जाएगा 32 और 36 30 30 60, 30 30 60 8 68, तो 60 60 120, 128 बटा 6 आ जाएगा डियर, 128 बटा 6 जूल आ जाएगा। तो अब जो आप फोर्स निकालेंगे, अब जो आप वर्क डन निकालेंगे वो वर्क डन इस तरीके से निकलेगा। जब आप इंटीग्रेट करके, जब आप पूरा का पूरा टर्म इंटीग्रेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है उसकी लिमिट रखेंगे, तब जाके डियर आपको कंफर्म निकल के। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं और एक्चुअल क्वेश्चन इसका लेना स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, ये आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 और 3। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है डियर, ये है आपका ग्राफिकल क्वेश्चन है कि ग्राफ की मदद से आप वर्क डन कैसे निकालोगे, जबकि ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ओके, उसके बाद इसमें मैंने क्या किया है, एक्चुअली ये 1992 और 94 दोनों में लगातार ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। यानी उस समय नीट नहीं, उस समय AIPMT होता था। तो 92 94 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये तो अभी लेटेस्ट 2019 नीट का क्वेश्चन है डियर। तो अभी हम लोग इस वाले लेक्चर में, या यूं कह लें कि जब हम लोग इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग नीट के क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम लोग जेईई और एडवांस के तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हम लोग चूंकि वेरिएबल फोर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे कि वेरिएबल वाले फोर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस पे अप्रोच बनाई जाती है, कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कैसे। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका हम लोग आनंद उठाते हैं। चलिए देखिए, अ फोर्स F = 20 + 10y, 20 + 10y, ये न्यूटन फोर्स है, इतना न्यूटन फोर्स है डियर, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन में ही किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है। where F is in न्यूटन एंड y is in मीटर। The work done by the force to move the particle from y = ये देखिएगा, ये लिमिट आपको दी गई है, y = 0 to y = 2 मीटर। अब आपको डियर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप अगर DW की बात करें या सीधे आप वर्क डन की बात करें, अगर आप सीधे वर्क डन की बात करें डियर, अगर आप सीधे वर्क डन की बात करें तो आप क्या कहिएगा, आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, कहां से कहां तक, y = 0 से y = 2 तक। और y का जो फंक्शन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 + 10y दिया गया है। चलिए इसको dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे माय डियर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20y और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y² / 2, बोलो हाँ या ना। और लिमिट आपकी y = 0 से y = 2 तक चल रही है। 2 से इसको काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20y प्लस का 5y², लिमिट कहाँ से, 0 से 2 तक। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस का 2 दूना 4 पंचे 20, अरे भाई 2 दूना 4 पंचे 20, कहीं न कहीं से आपका 60 जूल आंसर आना चाहिए डियर, 60 जूल। कहीं कोई गलती किए हैं क्या हम लोग, देखिएगा तो कहीं कोई गलती हुई है क्या। ये 20y था, ये 20y, हाँ ठीक है, ये 20 + 10y था। ओके ठीक है, y = 0 से y = 2 तक हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, तो ठीक है, ये 20y हो गया और ये
ओहो थोड़ा सा गलती हुई है क्या, 10 यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2, हाँ ये भी तो सही है, 2 पंचे 5 5 वाई स्क्वायर। फिर आप अपर लिमिट रखे 2 दूना 4 पंचे 20, 2 दूना 4 पंचे 20 और 20 दूना 40 20 60। तो ऑप्शन में ही कहीं कोई गड़बड़ी है क्या, हम देख लें इसको, हम देख लें कहीं ऑप्शन में ही तो गड़बड़ी नहीं है इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने तो भाई बहुत सही सॉल्व किया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ओहो लिमिट हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है डियर, लिमिट हम लोगों की है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 तक है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 तक है। तो ठीक है यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यानी 25 आंसर आना चाहिए आपका डियर, 25 जूल आंसर आना चाहिए 20। हाँ ठीक, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। तो बिल्कुल इसमें घबराने की कोई नीड ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही देख रहे हैं 2019 में नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं, कि भाई एफ आपको दिया गया है, आपको लिमिट दी गई है, कि फिर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई क्या होगा। तो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था, लेकिन हमने आपके लिए बिल्कुल इसको शॉर्ट में इसलिए बना दिया क्योंकि आप समझ जाएंगे। देखिए फोर्स का आपको फंक्शन दिया गया, फोर्स का आपको फंक्शन दिया गया है कितना, 7 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर न्यूटन, और लिमिट क्या कह रहा है कि अगर बॉडी को, इफ बॉडी इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वर्क डन, देन फाइंड द वर्क डन। तो फिर वही काम आप करोगे कि भाई w निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से, x 0 से लेकर 5 तक। फंक्शन क्या है आपका 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, एक बार में ही सॉल्व कर लो, बहुत ज़्यादा भागने की नीड नहीं। 7 का क्या हो जाएगा डियर 7x माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये हो गया आपका 7x माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। लिमिट आप लगा दीजिए 0 से 5 तक, डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए 7 पच्चे यहाँ पे 35 माइनस का 5 पंचे 25 प्लस का 5 हम 25 पंचे 125। अब देखिए 125 में से 25 गया 100, 135, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया डियर कितना 135 जूल। देखिए कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल ए फॉर अहमदाबाद, ए फॉर अहमदाबाद। तो बिल्कुल डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं है माय डियर। बस केवल आप इतना जानिए कि जब भी कभी फोर्स आपका जो रहेगा, अगर वो इफ योर फोर्स इज गिवन, if your force is given है ना in the function of, if your force is the function of actually if your force is the function of displacement, then nothing have to do, only you have to integrate the force from what, from lower limit to upper limit, that will be enough। okay? तो बस इतना सा आपको काम करना है, आपका काम आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ही नीड नहीं है। अब आइए, हम लोगों ने अभी बात किया था कि एरिया अंडर एफएस कर्व या एफडी कर्व, कुछ भी आप बोलिए डियर, तो वो क्या होता है, वो आपका वर्क डन देता है। तो इसमें देखिए ना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो 3 और 4, तो इतने का एरिया कितना आ जाएगा, इतने का एरिया 3 4 दूनी 8, इतने का तो 8 हो जाएगा, और इतने का क्या हो जाएगा, इतने का 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं से आपका आंसर जो आएगा 8 और 5 13 जूल आ जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे, अरे भाई 3 से 7 तक गया 4, यानी कि ये वाली जो विड्थ है इसकी कह लीजिए चौड़ाई है, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ऊंचाई आपका 2 दिया ही गया था, तो 4 दूना 8, यानी आयत बन रहा है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बेस कितनी है, बेस आपका है 5, और हाइट 2 है, तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। ये 5 आ गया, रेक्टेंगल का कितना, रेक्टेंगल का 4 इंटू 2 बराबर 8, तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू
इक्वल टू 13 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 13 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए कुछ और भी क्वेश्चन इसके ले लेते हैं और उसी पे ये वीडियो हम लोग खत्म करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। ओके डियर, तो चलिए फटाफट से कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन पीवाईक्यू टाइप के जो होते हैं उसको ले लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग बाइंड अप करते हैं। ओके चलो डियर। हाँ तो डियर, अब तक हम लोग बात कर रहे थे ग्राफिकल क्वेश्चंस की, यानी कि ग्राफिकल क्वेश्चंस अगर हमको दिए जाएंगे तो कैसे हम लोग उसका वर्क डन निकालेंगे। ओके, तो अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस अपने पास दिए गए हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों को केवल एरिया, हम लोगों को केवल क्या निकालना होता है, एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है। और याद रखिएगा डियर, एरिया हमेशा बाउंडेड पोर्शन का ही निकाला जाता है, जो अनबाउंडेड पोर्शन रहते हैं उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला है वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है अगर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर तक गया है। तो ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 6 मीटर है। तो इसका मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं से क्या निकालना है, एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है ये वाला, ये इतना फिगर हमारा क्या बन रहा है, इतना हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 यानी 9 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये आपका क्या बन रहा है, बहुत ध्यान से अगर आप देखें डियर, तो ये वाला जो फिगर है आपका, ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो 1 2 3 यानी 1/2 3 इंटू 3 तो ये 9/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4.5। तो इतने का आ जाएगा 4.5 और इतने का आ जाएगा कितना, 9। तो 9 प्लस 4.5 आ जाएगा 13.5 जूल। ये होगा आपका वर्क डन। तो 13.5 ये है, बी फॉर बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका ग्राफिकल क्वेश्चन है। तो आइए डियर, ग्राफिकल क्वेश्चन ये भी है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन में हम लोगों को हमेशा क्या करना होता है, एरिया अंडर द कर्व अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें डियर, तो दैट विल बी द वर्क डन। आइए इधर आइए, यहाँ पे थोड़ा सा काउंटिंग्स नहीं लिखी है, तो दिस इज 1 2 3 4 और ये 5 है डियर, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसकी केवल बात करें, केवल इतने पोर्शन की, देखिए कभी भी एरिया अंडर द कर्व अगर आपको निकालना हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इन सारे के सारे फिगर्स को छोटे छोटे पिक्सल्स में आप तोड़ लीजिए, छोटे छोटे पिक्सल्स में आप तोड़ लीजिए और वही पिक्सल आपका क्या देगा, वही पिक्सल आपका एरिया अंडर कर्व। तो सबसे पहले ये छोटा वाला पिक्सल, इसकी जब हम बात करेंगे तो 1 10 यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 1/2 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5 यानी इसका आपका आ गया 5, इसका आपका आ गया कितना 5, और इसका देखिए 1 और 10 तो 10 1 के 10, इसका हो जाएगा आपका 10। ओके, फिर इसका देखिए कितना हो जाएगा, इसका फिर से हो जाएगा 5, और इसका देखिए 3 से 4 गया है और हाइट -10 है, तो इसका हो जाएगा आपका -5, इसका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और 4 से ये 5 गया है 10 यानी कि इसका -10 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, -10। पहले वाले का आपका आ रहा है डियर, पहले वाले का आपका आ रहा है +5, फिर +10, फिर +5, फिर -5 -10। तो ये वाला एरिया इससे कट गया, ये वाला एरिया इससे कट गया, यानी आपका आंसर जो आ रहा होगा डियर, वो आ रहा होगा +5 +10 +5 -5 -10। तो देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, आपका आ गया +5 जूल, +5 जूल आपका आंसर आ गया डियर। दैट इज डी फॉर दिल्ली, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर, हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना होता है।
एरिया अंडर एफ डी कर्व, याद रखिएगा, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व हो या एरिया अंडर एफ डी कर्व हो, वो हमेशा आपको क्या देता है, वो हमेशा आपको डियर वर्क डन देता है। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो इसका मतलब अगर हम, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया अंडर द कर्व यानी वर्क डन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाई एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर, है ना, एफ एक्स कर्व। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहां से चलना शुरू करते हैं और ऐसे चल के यहीं तक आ जाते हैं, तो इसका मतलब आपको केवल इतना एरिया निकालना है, बस इतना एरिया आपको निकालना है। तो इतना एरिया निकालने के लिए क्या करो, यहां से यहां तक पहले तो आप एक काम करो, इसका एरिया निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 15 दहम्मा 15 पचे 75, देखिएगा 15 पचे 75 यानी इतना आ जाएगा 750, केवल इतना एरिया का 750 आ गया। अब इतने एरिया की बात करिए, यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये कितना है, हाइट आपकी 50 है, तो 50 दहम्मा ये हो गया आपका 500 हो गया। और उसके बाद 5 ये इतना, ये 5 है डियर और यहाँ तक 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 5 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा, 2 25 पंचे 125, ये हो गया। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए डियर, इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 7 5 1250, 1375 आ जाएगा आपका, 1375 जूल आपका आंसर आ जाएगा, 1375 जूल आपका आंसर। अरे भाई ध्यान से देखिए ना, आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, तो भाई यहाँ तक का निकालना था, यहाँ से चलते और यहाँ तक का निकालना था। तो हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगल ये ले लिया, एक रेक्टेंगल ये और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, बस तीनों का करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन उतना भी नहीं है कि आपको परेशान कर सके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 10, तो आप क्या करिए, इसको और इसको कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ से जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अब आप देखिए कुल मिला के देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1 2 यानी कि 10, इतने का हो जाएगा आपका 10। समझ में आ रही बात। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। अच्छा ठीक है, अब इसको भी पूरा कर लो, इसको भी पूरा कर लो, ऐसे इसको भी पूरा कर लो। जब इतना पूरा कर लिए तो ये भी कितना आ गया, ये भी आपका 10 आ गया, ये भी आपका 10। अब ऊपर वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 1 गुणे 5 गुणे 1/2 कितना आ जाएगा, 2.5। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले का आ गया 2.5, ये जो ऊपर वाला छोटा सा है 2. अब इतने का देखो 1 गुणे 15, 1 गुणे 15/2 यानी ये 7.5 आ जाएगा। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 गुणे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 15 है, 15 गुणे 1/2 कर दो, कितना आ जाएगा 7.5। अरे क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड हाफ से मल्टीप्लाई। अब इसका देखिए, इसका कितना आएगा, इसका क्या आएगा डियर, इसका यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो इसका भी 7.5 आएगा, 7.5 इसका भी आएगा। अब देखिए कुल मिला के कितना हुआ, 10 प्लस 2.5, इसका 2.5 प्लस 7.5 माइनस 7.5, तो ये तो चला जाएगा, 10 10 20 2 22.5 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा 22.5 जूल। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से हम लोगों ने वर्क पावर और एनर्जी की जो बेसिक बातें करनी थी वो बेसिक बातें हम लोग डियर यहाँ पे कर चुके हैं। अब बारी आती है कि अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की और इस टॉपिक में आगे बढ़ने की। तो ठीक है,
आज का लेक्चर डियर हम यहीं पे फिनिश करते हैं और हम ये आशा करेंगे कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट करके बिल्कुल रेडी रहिए। इसका एक नोट्स भी बनाते चलिए जिससे कि ये सारे क्वेश्चन जब भी कभी आपको रिवाइज करने हो तो फटाफट से वो नोट्स में आपके मिल जाए। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डियर, कुछ नए और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। दीपावली का माहौल चल रहा है, बिल्कुल आप छुट्टियों को बर्बाद मत करिए। जितनी भी आपकी बैकलॉग्स हैं, जितनी भी आपकी पीछे वीडियोस छूटी हुई हैं, उन सारी वीडियोस को आप कवर कर लीजिए, ओके। क्योंकि यही दीपावली का वो मौका है कि जब बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो आपके एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे होंगे जो अकेले पढ़ रहे होंगे। तो यही 2-3-4 दिन का मौका है डियर, यही 2-3-4 दिन का मौका है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। तो दीपावली को बिल्कुल इंजॉय के मूड से बिल्कुल आप मत लीजिए। दीपावली को आप ऐसे यूटिलाइज करिए कि जितनी आपकी बैकलॉग्स हैं, जितने भी आपके लेक्चर्स छूटे हुए हैं, जहां भी आप पीछे लैग कर रहे हैं, वो फटाफट से कवर कर लीजिए। क्योंकि जब आप कोचिंग में या जब कभी भी आप क्लास में बैठते हो और आपका टीचर इस तरह के क्वेश्चंस देता है, नीट के जेई के क्वेश्चंस देता है और आप नहीं लगा पाते हो तो बहुत दुख होता है उस समय। तब यही मन करता है काश कोई ऐसा छुट्टी का माहौल मिल जाता, कोई ऐसा गैप मिल जाता जिसमें हम लोग बैठ के ये सारी चीज़ें कवर कर लेते। तो डियर वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। आज आपका धनतेरस खत्म हो गया है। अब देखिए, अब आपका जो है दीपावली अभी एक दिन बाकी है और उसके बाद भी 1-2 दिन छुट्टी रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से dear student, this is the perfect time to lead, है ना, to lead from the another students who are already leading with you, okay। तो आप क्या करिए कि फटाफट से इन 24 घंटों को 48 घंटों में कन्वर्ट करिए, 48 को 72 में कन्वर्ट करिए, लेकिन कैसे भी आप वर्क पावर एनर्जी तक अपने आप को लाके फिक्स कर लीजिए, ओके। तो स्पेशली नवोदय के स्टूडेंट्स के लिए, नवोदय एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए, या जो बच्चे देसी कक्षा के इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ, दीपावली की बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। और आप इस लाइट के पर्व को बिल्कुल ऐसे मनाइए कि आपके भी लाइफ में लाइट ही लाइट हो यार, है ना। और लाइट ही लाइट आपके लाइफ में कब होगी डियर? तब होगी जब आप जबरदस्त मेहनत करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दिवाली तो अभी बहुत आएंगी यार, लेकिन हम फिर से क्लास 11th में, क्लास 12th में नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, ओके। तो बिल्कुल आप जहाँ कहीं भी हैं डटे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, बिल्कुल जहाँ कहीं भी एकदम जबरदस्त फाड़ते रहिए, एकदम जबरदस्त मचाते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी दिवाली।